नमस्कार। ह्यूमर तुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, परसों पांचवें चरण का छठे चरण का और इसके बाद सातवें चरण का 1 जून को अंतिम वोटिंग होगी और इसके साथ ही जो है जो 1-1.5 महीने से जो चुनावी माहौल जो चल रहा था उसका समापन हो जाएगा और 1 जून को एग्जिट पोल, 4 जून को एग्जैक्ट पोल, मतलब 4 जून को जो है रिजल्ट आ जाएंगे। ये हंगामा खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच कई मजेदार चीजें हो रही हैं जिसका मैं आपसे जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा इसमें मेरे वीडियो पर। धन्यवाद। तो मैं जिस चीज का जिक्र कर रहा हूं वो क्या है कि कांग्रेस और विपक्ष बिल्कुल मरणासन स्थिति में थे और उनको लगा हुआ है कि हम कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश करी, किसी तरह जो है जनता के सामने लड़ता हुआ दिखे। तो इसके लिए उन्होंने पहले तो क्या किया, एक ध्रुव राठी है, एक यूट्यूबर है जो जर्मनी में रहता है, जिसने एक जर्मन लड़की से शादी करी और वहीं से वो भारत के खिलाफ जो है बोलता रहता है। भारत माने मेनली मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का वो रहा है, सदस्य रहा है। तो जैसे झूठ, फरेब, मक्कारी आम आदमी पार्टी में है, वही उसके अंदर भी वही चीज़ें हैं। इस बीच उसने कई वीडियो बनाए और मोदी जी पर कि साहब तानाशाह है और 100 किस्म के आरोप लगाए जो कि कहीं स्टैंड नहीं करते। लेकिन क्योंकि क्या है कि ये जो इकोसिस्टम है इनका वो बहुत बड़ा है नेटवर्क। अगर राठी ने वो बना दिया, कोई वीडियो बना दिया, तो इवन रवीश कुमार जैसे लोग जिनके 1 करोड़ फॉलोअर हैं, 1 करोड़, वे भी उसको वायरल करने में लग गए। बाकी ने तो लगना ही था। कांग्रेस की पूरी टीम, कांग्रेस का आईटी सिस्टम सब उसमें लगे रहे। लेकिन आम जनता में कहीं इसका फर्क नहीं पड़ा। कहीं ये लगता हो कि लोग इंप्रेस हो गए और मोदी जी को तानाशाह मान रहे हो और ये कह रहे हो कि भाई इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। इस ढंग की जो भी बातें हुई वो कहीं मायने नहीं रखी, कहीं स्टैंड नहीं कर रही थी। तो फिर वो उतार के लाए योगेंद्र यादव। आप जानते होंगे योगेंद्र यादव हर जगह दिखाई देगा। अभी ये जो राहुल गांधी की दो यात्राएं हुई हैं उसमें भी योगेंद्र यादव था। तो वो इसका रणनीतिकार था और इसलिए था, मैं आपको बताता हूं कि मनमोहन सिंह के टाइम पर जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो मनमोहन सिंह को या प्रधानमंत्री को या इस देश के लोकतंत्र को कंट्रोल करने के लिए सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाई थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जिसकी वो अध्यक्ष थी और उसमें सारे लंपट भरे हुए थे। ये था, हर्षमंदर था, ऐसे कई किस्म के लोग जितने भी एंटी मोदी, एंटी देश, जो कभी पर्यावरण के नाम पर भारत का विकास रोकना चाहते हैं, कभी मानवाधिकार के नाम पर हो हंगामा मचाना चाहते हैं, कभी कश्मीर को वो देने के लिए, जनमत संग्रह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये कमेटी बनी थी। और ये वही कमेटी, आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी, वो थी कम्युनल वायलेंस बिल। इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। उसमें कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था, अगर कहीं भी अगर दंगा होगा, इस चीज को हमारे लोग नहीं समझ पाए, हिंदू नहीं समझ पा रहे क्योंकि ये लागू नहीं हुआ और उसको बीजेपी ने रोक दिया। पूरा जोर लगाया कि ये पास ना हो, जबकि उनके पास पूरी शक्ति थी। तो उसमें था कहीं भी अगर कोई दंगा हो गया, कोई कम्युनल दंगा हो गया, तो उसमें जो है प्राइमरली दोषी वहां का बहुसंख्यक समाज होगा, देश का बहुसंख्यक। और देश में बहुसंख्यक किसको माना जाता है? हिंदुओं को माना जाता है। यानी दंगा कोई करे लेकिन उसका दोषी हिंदू माना जाएगा और उसको ही सफाई देनी पड़ेगी अपनी बेगुनाही की। उसमें चार्ज लग जाएंगे और कि किसी ने बोल दे कि हाँ जी इन्होंने ऐसे किया, इसने पथराव किया, इसने आगजनी करी, तो उसको सफाई देनी पड़ेगी कि हाँ मैं जब कहीं चार्ज लगा, पथराव किया, मैं घर में नहीं था या आगजनी में मैं नहीं था, ये था, ये सारा इन्होंने कर दिया था।
यानी कुल मिला करके ये था कि पूरा का पूरा जो है हिंदुओं को भारत में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का वो था, प्रावधान था। और इसमें क्या है कि मुस्लिम ही वो रहेंगे, जांच कमेटी या थानेदार या जज या इस टाइप का इन्होंने बनाया था। सौभाग्य से बीजेपी ने बचा दिया, लेकिन आज कोई याद नहीं कर रहा इस बात को। और अगर माना मोदी जी कहेंगे कि ऐसा इन्होंने किया तो फिर उन पर आरोप लगेंगे कि साहब ये कम्युनल बातें फैला रहे हैं। तो फिर ये इन्होंने योगेंद्र यादव को उतारा मैदान में। वो योगेंद्र यादव जिसका कोई भी प्रिडिक्शन सही नहीं होता। आपको याद होगा जब यूपी का चुनाव हो रहा था, जब इसने कहा कि अखिलेश जीत रहा है, ये हो रहा है, सारा बाद में जो है अखिलेश हार गए, सब कुछ हार गए और बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनी। तो जब इससे पूछा गया भाई तुम तो इतना कुछ बोलते थे, तो कहने लगे कि देखिए पिच तो हमने तैयार कर दी थी, अब बॉलर ही ढंग की बॉलिंग नहीं कर पाया। तो ये सोचिए आप, तो इस व्यक्ति को इन्होंने मैदान में उतारा और ये धीरे धीरे करके हर कुछ दिन बाद, मतलब एकदम पे बोलेगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे करके एनडीए और बीजेपी की सीटें कम करते जा रहा था। लेकिन जनता पर इस पे बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, पर एक माहौल तो बनने लग गया। इस बीच क्या हुआ, प्रशांत किशोर हैं जो राजनीतिक रणनीतिकार, आप लोग जानते होंगे प्रशांत किशोर के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, जो कई पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में मदद करता है, रणनीति बनाता है कि कैसे आप जीतेंगे। और ये वही प्रशांत किशोर था जिसने जब 2021 में बंगाल में चुनाव हुए तो उसने कहा था कि बीजेपी किसी भी हालत में डबल डिजिट को पार नहीं कर पाएगी, यानी 99 से ऊपर नहीं जाएंगे। और वो बात सही हुई, वो 77 ही बीजेपी जीत पाई। हालांकि वो उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के पास वहां पर 2 या 3 ही एमएलए थे और उन चुनाव में ममता को तो खैर मेजोरिटी मिली, लेकिन कांग्रेस और पूरा वामपंथ 0 पे आ गया था। तो अब और कई चुनाव में इसने मदद, कांग्रेस को भी मदद करी है या डीएमको को मदद करी है। उस समय वो बंगाल में मदद कर रहा था ममता बनर्जी को, तो जो भी इसकी सेवाएं लेता था, एक बार कांग्रेस ने भी किया। 2014 में ये बीजेपी के साथ उसमें था, अलायंस में था, मतलब उनको रणनीतिक रूप से मदद कर रहा था। तो कांग्रेस ने भी इसको नियुक्त किया। और मेरा ख्याल है नीतीश कुमार ने भी प्रशांत किशोर को चुनाव में नियुक्त किया और उसको उपाध्यक्ष भी बनाया था शायद अपनी पार्टी का। तो ये प्रशांत कुमार का राजनीतिक अनुभव है। अब एक इंटरव्यू में एनडीटीवी को दिया, शायद पहला इंटरव्यू या किसको दिया, या टाइम्स किसी को दिया, उसमें उसने कहा कि बीजेपी को 2019 से जो जितनी सीटें मिली उससे कम नहीं मिलेंगी, उससे ज्यादा ही बढ़ेगी। और उसने पूरा एनालिसिस किया कि मान लो अगर यहां से इतना कम हो रहा है, इतना कम हो रहा है, इतना कम हो रहा है, तो फिर साउथ में इतनी बढ़ रही है, ईस्ट में इतनी बढ़ रही है, असम में इतनी बढ़ रही है। ये उसने अपना आकलन किया, पॉलिटिकल जो है उसका एनालिसिस था। और कमोबेश यही है। आप जब 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो यही बात निकलेगी कि इन एरिया में, इन राज्यों में, इन क्षेत्रों में बीजेपी का बहुमत होगा, मतलब बीजेपी की बढ़त होगी। कितना नॉर्थ और सेंटर में कितना कम होता ये कह नहीं सकते हैं, 1-1, 2-2 सीट हो सकती है। हालांकि विपक्ष तो अब अखिलेश जैसा कह रहे हैं कि हम 80 में से 79 सीट जीतेंगे। उसके पार्टी वाले खुद हंस रहे होंगे कि भैया फिर 80 में से फिर एक सीट भी क्यों छोड़ रहे हो, 80 के 80 बोल लो। बोलने में क्या जाता है, कुछ जाता है क्या, कुछ भी बोल लो। तो अब प्रशांत किशोर का इंटरव्यू वायरल होने लग गया। तो एक उसने दिया, तो एक चैनल को उसने दिया, तो फिर दूसरे चैनल ने भी कर दिया, तीसरे चैनल ने कर दिया, इस ढंग से कई चैनल ने हो गया। तो माहौल पलट गया बिल्कुल। और इससे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम में और इंडी जो गैंग है, इंडी गठबंधन है, उसमें घबराहट फैल गई, क्योंकि योगेंद्र यादव की कोई साख नहीं रह गई थी। वो जो भी बोल रहा था, वो खुद कहता कि मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कार्यकर्ता हूं। तो जहां आपने कार्यकर्ता कह दिया
इसका मतलब आप निष्पक्ष नहीं है। आप जिस पार्टी के कार्यकर्ता हो उसी पार्टी के लिए आप काम करेंगे, उसी के लिए बोलेंगे। और दूसरा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। ऐसे ही जितने भी इनके यूट्यूबर हैं, चाहे रवीश हो, पुण्य परशुन वाजपेयी हो, ये अजीत अंजुम हो, एक दीपक शर्मा है, इस ढंग से जितने भी इनके पक्ष के यूट्यूबर हैं, ये चुनाव से पहले जो कहते हैं उसका उल्टा होता है। यानी ये कहते हैं कि बीजेपी हार रही है और बीजेपी जीत जाती है। ये स्थिति है। तो प्रशांत किशोर के फिर क्या हो गया कि अब राजनीतिक दौर है, इसमें तो राजनीति चरम पर है, चुनाव हो रहे हैं। तो एक इंटरव्यू वायरल हुआ तो फिर और चैनल्स ने भी उसको बुलाना शुरू कर दिया। एनडीटीवी के अलावा जो है इंडिया टुडे ने और इवन बरखा दत्त ने भी, उसका भी कोई चैनल है, मोजो करके है, एक चैनल है, उसने भी बुलाया। और बरखा दत्त अगर आप जानते हो तो बिल्कुल एंटी मोदी है शुरू से। ये एनडीटीवी में जो भी एक बार रहा हो तो उसके अंदर जहर भरा रहता है मोदी के खिलाफ। अब इन सबको देखते हुए मैंने केवल 2 ही वीडियो देखे, एक तो इसी का, बरखा दत्त का, और एक आध किसी और का, मतलब क्लिप्स में, जैसे इंडिया टुडे का और एक आध और क्या। लेकिन मैंने एक इंटरव्यू देखा पूरा का पूरा, वो था द वायर द्वारा करण थापर का। अब जब पूरा देश में माहौल ये बन गया तो ये बिल्कुल घबरा गए, पूरा इकोसिस्टम घबरा गया विपक्ष का। फिर उन्होंने क्या किया कि अच्छा, इसको जो है इसको हम रौंदते हैं, इसको करण थापर के पास इंटरव्यू करवाते हैं। तो करण थापर जो वायर के लिए काम कर रहा आजकल, पहले तो आपने देखा होगा बड़ी शान थी, जिसको चाहे जो दांत चबा चबा के बोलता और इतनी ऐसा बोलता कि पता नहीं कच्चा चबा देगा। तो उसकी ये उसकी खासियत है। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इस बकरे को हम इस शेर के सामने वो करते हैं, परोसते हैं। तो द वायर ने जो है प्रशांत किशोर का इंटरव्यू लिया करण थापर ने। तो ये सब बताते गए। करण थापर पूछ रहे भाई ऐसा कैसा, तो उसने आप लोग उस इंटरव्यू को बड़ा देखेगा, जरूर देखेगा। हालांकि उसे करण थापर की प्रसिद्धि होगी, वायर का वॉच टाइम बढ़ेगा, लेकिन फिर भी देखेगा कितना उसने सिस्टमेटिकली प्रशांत किशोर ने बताया कि बीजेपी जो 2019 से उसके आगे ही जाएगी, पीछे नहीं होगी। उसने ये भी कहा कि आज भले ही चार्म नहीं रह गया मोदी जी का पहले 2014 वाला, लेकिन उनके खिलाफ वो नहीं है, नाराजगी नहीं है, ये नहीं है कि नहीं यार इसको बदलना है। तो जो करण थापर है वो तो इनका गुर्गा है। तो फिर धीरे धीरे करके जब ये समझा दे गए तो उसको लगा अब क्या करो। तो उसने कहा कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं, आपके तो प्रिडिक्शन गलत हुए हैं। आपने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। प्रशांत किशोर ने कहा कह रहे मैंने तो करण थापर ने कुछ अखबारों की कटिंग दिखाई जिसमें लिखा कि प्रशांत किशोर ने ऐसा कहा, कह रहा ये इसमें छपा। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि छपा क्या है, आप क्या छापते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे जो है वीडियो दिखाई जिसमें मैंने ये बात कही हो। तो इसी बात को लेकर काफी गर्मा गर्मी हो गई। प्रशांत किशोर भी अड़ा रहा। अब मैं थोड़ा इससे आगे आऊं, इस पे आऊं, मैं फिर एक जगह पे आता हूं, यहीं पे आता हूं कि ये इनकी स्ट्रेटेजी है। द वायर, और आप जानते होंगे द वायर जो है सिद्धार्थ वरदराजन का जो है अखबार है, और ये अमेरिकन नागरिक है, वहां से फंड वंडी पे आते हैं, क्योंकि कोई देखता तो है नहीं। ये तो है नहीं कि इनकी कोई कमाई होती है। कमाई वही हो सकती है जिनपिंग से हो सकती है, CIA से हो सकती है, मतलब जो भी विदेशों में एंटी इंडियन है, एंटी मोदी हैं, वही इनकी कमाई करते हैं। तो उन्होंने जो है, तो इनकी एक रणनीति है, कुछ भी एक से किसी से बयान दिला दो XYZ से, फिर उसमें एक स्टोरी बना दो, फिर उस स्टोरी को कई जो इनके अखबार हैं, जो इनके पोर्टल हैं, या जो इनके न्यूज साइट है उसमें फैला दो, और फिर उसको जो है एक प्रमाणिकता दे दो कि हाँ बिल्कुल देखो ये सही बात है। जैसे हिंडनबर्ग वाला मामला था, वो वाला स्टोरी ये सब प्लांटेड स्टोरी थी, कहीं कोई सच्चाई जैसी कोई चीज नहीं थी। तो ऐसे ही जो है, तो उसने सीधा कहा
कह रहा वो बता लगे ये कटिंग है। उसने कहा ठीक है ये कटिंग है, आपने क्या लिखा मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आप बताइए मैंने कब ये कहा। तो इसी बात पे उनका चलता रहा कि नहीं आपने ये कहा, उसने कहा मैंने नहीं कहा, और काफी गर्मा गर्मी हो गई। तो ट्वीट भी दिखाने लग गए। उसने कहा नहीं आप बताइए मैंने कब जो है ये कहा कि उसमें वो हो रहा। कह रहा मैंने जो जब भी मैं पहले तो ये कि एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता हूँ कि इसको इतनी सीट मिलेगी इतनी मिलेगी, लेकिन मैं एक अनुमान लगाता हूँ, एक मैं एनालिसिस करता हूँ। कह रहे जैसे मैंने उसमें बताया बंगाल में कि ये नहीं जाएगा। अब करण थापर अपने को बड़ा शेर समझता है और वो बदतमीजी करने के लिए जाना जाता है और अपसेट बात करने के लिए ही जाना जाता है। मतलब यह है कि उसकी बात, वो जो कहता है वो सही है, बाकी जो कहते हैं वो गलत है। तो इस बात में काफी गर्मा गर्मी हो गई। वो प्रशांत किशोर अंत तक जो है अपने उस पर अड़े रहे। उसने कहा आप मुझे, कह रहे आप जैसे 4 भी अगर आ जाए तब भी मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। तो करण थापर को तो ये बड़ी बेइज्जती महसूस हो गई कि मैं तो अकेले ही 100 के बराबर हूं और ये कहता है कि तुम जैसे 4 भी अगर आ जाओ मैं तभी उसका जवाब देने को तैयार हूं। और बीच में जो है जैसे उसका होता है कि एक इसका वो है करण थापर की एक स्ट्रेटेजी है, किसी को ऐसे इरिटेट कर दो ताकि वो छोड़ के चले जाए। ऐसा झूठ बोल दो जिसका कोई प्रमाण ना हो, और अगर दूसरा वाला माने उस बात को नहीं माने तो उसी पड़ा रहेगा। और वो चाहता है कि इस स्टेज पर लगभग जब इंटरव्यू पूरा हो जाए, कगार पे हो, तो छोड़ के चले जाए। और ये करण थापर एक बार इसने मोदी जी के साथ भी इंटरव्यू ऐसे किया था। तो फिर जब वो झूठ, क्योंकि गुजरात के टाइम पर तो जितना झूठ पूरा मीडिया ने बोला, चाहे करण थापर हो, जितने भी वामपंथी हो, कांग्रेसी हो, राजदीप सरदेसाई हो, रवीश कुमार, उस टाइम के जितने भी पत्रकार थे सब जो है उन्होंने झूठ के उस पे जो है, झूठ के पत्तों पे जो है एक महल खड़ा किया था कार्ल्स पे। बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सिट ने इस सारा इनका वो डिसमेंटल कर दिया था। तो वो इसी स्थिति में इसको लाना चाहता प्रशांत किशोर को, लेकिन प्रशांत किशोर अड़ गया। उसने कहा नहीं तुम जैसे 4 भी आएंगे तब भी मैं जो हूं वो नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा, फिर उसने उनकी ये स्ट्रेटेजी बताई, तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी है कि मैं छोड़ के जाऊं। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं कहा। तो अगर आप इस इंटरव्यू देखें तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन प्रशांत किशोर अड़ा रहा। अब क्योंकि ये इंटरव्यू इनके सिस्टम को दिया उसने, लेफ्ट लिबरल गैंग के सिस्टम को, यानी कांग्रेस के सिस्टम को, 10 जनपद के जो इनका गटर मीडिया है उनको दिया। अब वो वायरल होगा तो जो इनका समर्थक है वो परेशान हो जाएगा और वो मान जाएगा इस बात को लेकर के कि हाँ ये बुरी तरह हार है और मोदी जी कंफर्टेबली जीत रहे हैं। तो फिर इन्होंने एक अभियान चलाया प्रशांत किशोर को बदनाम करने का। इनके पास कुछ नहीं तथ्य, लेकिन जो है अभी मैं उसका देख रहा था, शाहिद सिद्दीकी। आप जानते हो कि शाहिद सिद्दीकी नई दुनिया का पत्रकार भी है और कभी बसपा में रहता है, कभी आरजेडी में रहता है, आजकल समाजवादी पार्टी में है। इस ढंग से वो रंग बदलता रहता है, कहीं से भी जो है टुकड़ा वुकड़ा मिल जाए। तो उसने जो है कि प्रशांत किशोर फ्रॉड है, लेकिन उसने सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं कहा, उसने कहा प्रशांत किशोर पांडे। अब इसको ये जो है क्या एक जातिवादी रूप देने में शुरू हो गए। आपने जिसने भी प्रशांत किशोर का नाम सुना हो, कभी आपने सुना कि ये जो है पांडे है? मुझे भी पहली बार पता चला कि ये प्रशांत किशोर जाति से पांडे है। तो इस ढंग से पूरा ट्विटर में जो है पूरा एक जो है प्रशांत किशोर के खिलाफ जो है वो ट्रेंड हो गया। और प्रशांत किशोर में पांडे जरूर, एक ऐसे ही जो है रवीश कुमार है। तो अब क्या था कि इस दौरान इंटरव्यू में हर जगह होता है, पानी रखा तो उसने पानी पिया गिलास में। कहीं पर भी अगर आप किसी सभा में जा रहे, आजकल तो गर्मियां हैं, तो इन्होंने कहा कि साहब वो फोटो जो है पानी पीते हुए इन्होंने ट्वीट करी कि पानी पिला दिया। भाई गर्मी में पानी नहीं पिलाएंगे तो क्या क्या करेंगे? क्यों नहीं पिएगा कोई पानी? इसमें क्या चीज है? पानी पिलाना का मतलब, तो आप अगर नॉर्मली भी अगर पानी पीते तो क्या आपने उस सेंस में पानी पिलाना हो गया? क्या आप जी नहीं रहे हैं? तो ये भी इन्होंने एक उसकी फोटो जो है, जो इनका इकोसिस्टम है, जो 2-2 रुपए वाले जो ट्विटर में बैठे हुए हैं, जिनकी नौकरी 4 जून तक है, ये सब करने लग गए।
कह रहा है ये बड़ा फ्रॉड है। एक है, हाँ, तो रवीश कुमार, क्या रवीश कुमार, अब वो रवीश कुमार जो अब तक उसको पाल रहा था ध्रुव राठी को, इस रवीश कुमार के 1 करोड़ फॉलोअर हैं, लेकिन वायरल कर रहा है ध्रुव राठी को। तुम्हारे 1 करोड़ फॉलोअर का क्या फायदा हो गया भाई? अगर तुम अपने को पत्रकार मानते हो तो दूसरे की उसमें क्यों बैठे हो? ध्रुव राठी को गोद में लेकर के क्यों घूम रहे हो और दूसरे के भरोसे क्यों बैठे हो? इसके मतलब तुम जो कुछ तुम बोलते लिखते हो उसका कोई फर्क जनता पे नहीं पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको बड़ी चीज रखनी चाहिए, 2 गिलास पानी नहीं, उसके और चीजें रखनी चाहिए, मतलब उसका शराब वराब वो करके, और फिर आगे गोदी मीडिया और जो इसका वो है रटा रटाया शब्द जो है कि ये, क्योंकि इसको तो चैनल से बाहर कर दिया या खुद बाहर हो गया, इसको अब मौका नहीं मिलता तो उन पे टाउंट कर देता टीवी पे। एक लालू का चेला है, वो भी यही कि पानी पीने वाले, और जब उसका इंटरव्यू था मोदी जी के साथ, वहां पे भी उन्होंने पानी पिया। क्यों नहीं पानी पिएगा? तो इन्होंने इसको दोनों को कि हाँ ये वो है, ये वो है, दोनों को करण थापर ने पानी पिला दिया। लेकिन सच्चाई ये कि करण थापर पहली बार इतना बेइज्जत हुआ, किसी ने उसको जवाब दिया, उसके झूठ का खुलासा किया, और उसने लास्ट तक चैलेंज किया कि तुम मुझे बता दो कि मैंने ऐसे कहा। एक वो है रोहिणी सिंह, आप जानते होंगे, जिसको अखिलेश ने जो है 2 BHK एक अपार्टमेंट दिया था लखनऊ में, तो वो भी जो है वो लेकर के आ रही है उसके खिलाफ कि ये तो ऐसा है। कोई कह रहा है कि इसको पैसे नहीं दिए तो इसलिए इसके खिलाफ बोल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे पक्ष में झूठ बोल रहे हैं उनको तुम पैसे देते हो। हालांकि प्रशांत कुमार के फेवर में भी आ रहे हैं, लेकिन इनको घड़ों पानी पड़ गया, पगला गए ये, क्योंकि उसने जो कहा उस तर्क को, जो उसने कहा उस तर्क को काटना किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल लॉजिकली उसने जवाब दिया, और ये जो है ये बात अब हो क्या रहा कि उन्होंने तो बोल दिया, अब यही उसको फैला रहे हैं। अब तो अब वो ज्यादा जैसे जैसे ये उसके खिलाफ प्रचार कर रहे वैसे वैसे वीडियो जो है उनके समर्थकों में भी जा रहा है। तो देखिएगा, अभी अब तो समापन पर ही है इस बीच। धन्यवाद, फिर जो है दोबारा किसी और टॉपिक पर आऊँगा।